अमृतकाल के अवसर पर रेस आईएएस एकेडमी रांची ने महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, उसे आगे बढ़ाते हुए मैं प्रभात रंजन आपके समक्ष एक नई शख्सियत को लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है पंडित रमाबाई। पंडिता रमाबाई, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, इनका जन्म 22 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के एक क्षुद्र गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और यह महत्वपूर्ण उस समय के सामाजिक सुधारक थे, एक शिक्षाविद थे। जब इनका विवाह 9 वर्ष की आयु की लक्ष्मीबाई के साथ हुआ तो उन्होंने उसे पढ़ाने का निर्णय लिया। उस समय स्त्री का पढ़ाया जाना महत्वपूर्ण समाज सुधारवादियों के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। उसका परंपरावादियों ने, रूढ़िवादियों ने काफी विरोध किया और उन्हें अपने गांव से निकाल दिया गया। गांव से निकाले जाने के बाद वह नजदीक के जंगल में गए अपने पूरे परिवार के साथ। वहां जंगल के एकाकीपन से लक्ष्मीबाई को काफी ज्यादा कष्ट हुआ, लेकिन चूंकि उन्हें अपने परिवार को सहारा देना था, इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ उस जंगल के एकाकीपन को सहा और वह अपने, कह सकते हैं कि आहार विहार के लिए, अपने रोजी रोटी को जुटाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। उन्हें कहीं भी ज्यादा समय तक पनाह नहीं मिला। इसी दौरान 1877 में दक्षिण भारत में काफी महत्वपूर्ण अकाल पड़ा और उस अकाल में लाखों लोगों की जानें गई और इसी में एक नाम पंडिता रमाबाई के माता पिता का भी है। उस अकाल में इनके माता पिता और इनकी एक छोटी बहन ने अपना जीवन को खोया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन पंडिता रमाबाई काफी एक बोल्ड महिला थी। उन्होंने अपने पिता से संस्कृत, वेद, उपनिषदों आदि का ज्ञान सीखा था और इस ज्ञान को लेकर वह काफी उत्सुक थी आगे बढ़ाने के लिए, उसे समाज में फैलाने के लिए। उसके बाद वह अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। एक उस समय के हिसाब से बहुत ही साहसिक कदम था। चूंकि वह एक कुशल वक्ता भी थी, पिता से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो वह अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे मुद्दों पर अपने विचार रखा करती थी। एक कुशल वक्ता होने के नाते धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार कई सारे क्षेत्रों में फैला और जब उनके इस कुशल वक्तृत्व का पता कलकत्ता के लोगों को लगा तो उन्होंने पंडिता रमाबाई को कलकत्ता बुलाने का फैसला किया। उन्होंने पंडिता रमाबाई को निमंत्रण भेजा। पंडिता रमाबाई ने इसको स्वीकार किया और अपने छोटे भाई श्रीनिवास के साथ वह कलकत्ता पहुंची, जहां उन्होंने काफी संभ्रांत लोगों के समक्ष, बुद्धिजीवियों के समक्ष महत्वपूर्ण भाषण दिए। अब उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जो प्राचीन काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो उसमें महिलाओं की कठिनाइयां थी, उन सबों पर बेबाकी से बात रखा और वहां के लोगों को भाव विभोर कर दिया। पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब यह बात वहां के कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और वहां के प्रोफेसरों के पास पहुंचे तो उन्होंने इस महिला से मिलने और उससे सम्मानित करने का निर्णय लिया। 1878 में पंडिता रमाबाई को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पंडिता और सरस्वती जैसे महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया। ये पंडिता जो उपाधि लगी हुई है, यह वही कलकत्ता के उनके भाषण के बाद वहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया उपाधि है, पंडिता और सरस्वती, और यह काफी सम्मान सूचक उपाधि है। समझ सकते हैं, पहले इनका नाम पिता के नाम के अनुसार रमाबाई डोंगरे था, बाद में यह डोंगरे जो है हट गया और यह पंडिता रमाबाई का है। इसी भी 1880 में वह कलकत्ता में ही थी और तब वहां उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई।
इसके बाद उन्होंने कुछ महीने के बाद वहां एक वकील जो दलित समुदाय से आते थे, विपिन बिहारी मेधवी, उनसे विवाह किया। और यह एक उस समय का अंतरजातीय विवाह था, क्योंकि पंडिता रमाबाई ब्राह्मणी थी और उस समय समाज ने इसका काफी विरोध किया। फिर भी उन्होंने इसका साहस के साथ, निडर होकर के, धैर्य के साथ मुकाबला किया। परंतु अभी उनका कठिनाइयों से पीछा नहीं छूटा था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के बच्चों के लिए एक सुधार गृह, जिसमें मुख्य तौर पर जो विधवा स्त्री हैं और जो बच्चियां हैं, उनके शिक्षा के प्रबंध करने का फैसला लिया। लेकिन 1882 में उनके पति की मृत्यु हो गई। यानी वैवाहिक जीवन के मात्र 2 वर्ष के बाद उनके पति का देहांत हो गया और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसी बीच में उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मानो रखा था, माता पिता ने मिलकर के, जो बाद में मनोरमा के नाम से जानी गई। फिर भी पंडिता रमाबाई ने अपना धैर्य और साहस नहीं हुआ और वह अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने पुणे के कुछ समाज जो सेवक थे, जो समाज के सुधारक थे, उनके साथ मिलकर के और पुणे में एक संगठन स्थापित किया 1882 में, जिसका नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आर्य महिला समाज। इसमें रानाडे और भंडारकर की मुख्य भूमिका थी। आगे चल करके उसी समय 1882 में आप जानते हैं कि रिपन का काल है, 1880 से 1882 का, और रिपन के समय में शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है, जिसका नाम है हंटर कमीशन है। इस हंटर कमीशन के सामने पंडिता रमाबाई को बुलाया गया, उसके समक्ष वो उपस्थित हुई और उन्होंने अपने कुछ सुझाव हंटर कमीशन के सामने रखे। और उसमें एक था कि स्कूल में शिक्षकों को पढ़ाने के लिए सही तरह से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और महिला स्कूल निरीक्षकों की बहाली की जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत में जो वर्तमान में सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिसमें यहां कोई भी स्त्री पुरुष के सामने बिना पर्दे के नहीं आती और वह कठिन से कठिन रोगों का इलाज कराने के लिए भी पुरुष डॉक्टरों के पास नहीं जाते, तो यहां पर जो है स्त्री डॉक्टर और स्त्री नर्सों का बहाली किया जाए, उसके लिए चिकित्सालय खोले जाए। यह सुझाव उस समय महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा और आगे चल करके डफरिन योजना के तहत इंग्लैंड से प्रशिक्षित डॉक्टरों और महिलाओं को भारत भेजा जाना शुरू किया गया। यह पंडिता रमाबाई का सबसे सराहनीय कार्य था। इसके बाद पंडिता रमाबाई ने अपने आप को और अधिक शिक्षित करने के लिए, एक शिक्षिका के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए वह इंग्लैंड रवाना हुई। इंग्लैंड रवाना होने से पहले उन्होंने 1882 में स्त्री धर्म नीति नामक एक मराठी पुस्तक लिखा। इससे जो उनको कुछ आय हुआ और कुछ वहां उनके सहयोगियों ने, जिसमें ईसाई मिशनरी वगैरह भी शामिल थी, उन्होंने इनको कुछ स्कॉलरशिप दिया और उन सब की बदौलत वह 1883 में इंग्लैंड पहुंच जाती है। और समझ सकते हैं कि उस समय किसी स्त्री का भारत से बाहर विदेश जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इस उपलब्धि को कर दिखाया पंडिता रमाबाई ने। अब पंडिता रमाबाई इंग्लैंड पहुंची, वहां पर उन्होंने चर्टनहैम महिला कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर प्राकृतिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों की पढ़ाई शुरू की। लेकिन इस पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए वहां उनके पास एक बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने जो इंग्लैंड के युवा लोग थे, जो भारत घूमने आना चाहते थे या कुछ नौकरी के आशा में भारत आना चाहते थे और उसके लिए उन्हें वहां भारतीय भाषाओं का कुछ अध्ययन करना था, तो उन भारतीय भाषाओं का उन्होंने अध्यापन करवाना शुरू किया। इस अध्यापन से कह सकते हैं आज के हिसाब से ट्यूशन, उस ट्यूशन से उन्होंने अपने पढ़ाई का खर्च निकालना शुरू किया।
लेकिन यहां उसका कड़ा प्रतिरोध लाहौर और बॉम्बे के बिस्पों ने किया। इस विरोध का कारण क्या था? क्योंकि एक भारत की काले रंग की स्त्री, हालांकि उतनी काली वो नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया बार बार काले और असभ्य लोगों के रूप में, तो उन्हें यह मंजूर नहीं था कि कोई भारतीय स्त्री जाकर के और वहां के सभ्य समाज के पुरुषों को हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा सिखाए। यह उनको नागवार गुजरा और उन्होंने इसका काफी प्रतिरोध किया। इसमें चैल्टन है महिला कॉलेज के प्रिंसिपल ने फिर भी पंडिता रमाबाई का काफी मदद किया, उनके साथ वो खड़ी रही। आगे चल करके वहां पंडिता रमाबाई का टकराव एंग्लिकन चर्च के साथ भी हुआ। जब रमाबाई इंग्लैंड पहुंची तो उन्होंने आगे जो ईसाई धर्म में क्षमा, करुणा, त्याग, प्रेम आदि भावनाओं को देखा तो उससे वो आकर्षित हुई और जो हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों, कुछ कुप्रथाओं को देखा था और उसमें खास करके जो यहां स्त्रियों को काफी निम्न श्रेणी में रखा गया था, उन्हें दानवों से भी जो है बुरा माना गया था, तो ऐसी स्थिति में यहां स्त्रियों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो वो वहां इंग्लैंड में स्त्रियों की स्वतंत्रता को देख करके वह ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुई और उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। उसको लेकर के यहां के रूढ़िवादियों ने, यहां के समाज सुधारकों ने, जो पुरुष समाज सुधारक थे, उन्होंने काफी विरोध भी किया। और इस विरोध में अगर कोई व्यक्ति पंडिता रमाबाई के साथ खड़ा रहा तो वह थे ज्योतिबा फुले। और आप ज्योतिबा फुले के बारे में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, इससे काफी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने यह कहा कि जो भी यहां बुराई किया जा रहा है उसका कारण क्या है? हमारा पितृसत्तात्मक समाज और मीडिया वगैरह में पुरुषों का वर्चस्व, इसके कारण रमाबाई की इतनी खिंचाई की जा रही है। रमाबाई ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है, वह उनकी इच्छा है, उनका नैतिक अधिकार है, नैतिक स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकती है। तो उनके साथ केवल यहां भारत में अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहा तो वह थे ज्योतिबा फुले। लगभग 4 वर्षों तक वह इंग्लैंड में रही। उसके बाद वह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के डीन के निमंत्रण पर 1886 में वह अमेरिका पहुंची। उस समय वहां पर उनकी चचेरी बहन आनंदीबाई जोशी डॉक्टरी पढ़ रही थी, स्नातक की उपाधि धारण की हुई थी। और उसी का जो वहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया था सभी को, जो स्नातक की उपाधि थी उसको विदित करने के लिए, तो उसमें इनको भी बुलाया गया था, रमाबाई को। तो रमाबाई इंग्लैंड से यूएसए पहुंच गई और फिर वहां जो उन्होंने अमेरिका में स्वतंत्रता, समानता और जो वहां के समाज में जो बिना भेदभाव के सभी के लिए एक तरह का पैमाना देखा, तो उससे वह आकर्षित हुई। वहां पर उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर के और एक एसोसिएशन बनाया। उस एसोसिएशन का नाम, यह एसोसिएशन बोस्टन में 1887 बनाया गया था और इसका नाम अमेरिकी रमाबाई एसोसिएशन था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य यह था कि जो भारत में उनके द्वारा स्थापित कुछ जो स्कूल वगैरह हैं, कुछ जो उनके द्वारा आश्रमों की स्थापना की गई है, उसके संचालन के लिए खर्च को वहां से निकाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने वह एसोसिएशन बनाया। इसके बाद उन्होंने वहां पर द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक एक अंग्रेजी पुस्तक भी लिखा। ये इस पुस्तक से जो उनको आय हुआ, उस आय को भी उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों में खर्च कर दिया, सामाजिक कार्यों में लगा दिया। इसके बाद फिर वह 1889 में भारत पहुंची और भारत में पहुंचकर उन्होंने जो उच्च जाति की हिंदू विधवा थी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां एक महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किया जिसका नाम है शारदा सदन।
जो यहां देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ शारदा सदन, इसको पहले मुंबई में स्थापित किया गया। बाद में यहां पर कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई। पहले तो इस संगठन में कुछ महत्वपूर्ण पुरुष समाज सुधारकों को शामिल किया गया, जिसमें रानाडे, भंडारकर और केटी तैलंग जैसे लोगों का नाम था। लेकिन आगे चल करके उन्हें लगा कि इस शारदा सदन के द्वारा रमाबाई अधिकांश हिंदू विधवा महिलाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रही है, तो उन्होंने इस संगठन को छोड़ दिया। यह भी एक तरह से पंडिता रमाबाई के लिए काफी कठिन चुनौती था, काफी कठिन दौर था। बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि वह काफी बोल्ड, काफी मजबूत महिला थी। तो इसी के साथ साथ 1889 में जब बॉम्बे में कांग्रेस का सत्र आयोजित किया जा रहा था, तो उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया। उन 10 महिलाओं में एक नाम पंडिता रमाबाई का भी था। आगे चल करके जब आसपास के लोगों के द्वारा जब बड़े पैमाने पर इनका विरोध किया गया, वहां रूढ़िवादियों, परंपरावादियों के द्वारा इनका बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया, तो फिर इन्हें आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ जो ईसाई समाज के लोग थे, उन्होंने इनको प्रेरित करने का काम किया, इन्हें उस कठिनाई में इन्हें सहयोग प्रदान किया। फिर भी उनका मुंबई में रहना मुश्किल हुआ, तो इन्होंने शारदा सदन को मुंबई से स्थानांतरित करते हुए पुणे ले गए। फिर आगे चल के पुणे में भी इन्हें रूढ़िवादियों के द्वारा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तब इसको यह पुणे के समीप खेड़ गांव में ले गए और वहां पर शारदा सदन का नाम भी बदल दिया गया और उसको रमाबाई मुक्ति सदन कर दिया गया। जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, रमाबाई मुक्ति सदन हो गया। तो इसमें ज्यादातर उन्होंने, जो इसमें महिलाएं वगैरह शामिल थी, तो उसको कुछ को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया, लेकिन इसमें पंडिता रमाबाई का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने इस सदन में आने वाले जो भी महिलाएं थी, जो भी इसमें शामिल होती थी, उनको कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे और इस प्रशिक्षण के द्वारा, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस में कैसे काम करना है, बागवानी जैसे विभिन्न सारे कार्यों को सिखाया जाता था, ताकि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और जो उस समय के विधवा महिलाओं के लिए काफी आवश्यक था, काफी जरूरी था, तो उस पर इन्होंने कार्य किया। और अपने सदन के महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि आप जैसे चाहें, ठीक है, किसी भी धर्म को मानना चाहे उसको मान सकते हैं, अगर किसी धर्म को नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते हैं। फिर भी इन्हें समाज से काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा और आगे चल करके महाराष्ट्र के ज्यादातर बुद्धिजीवियों और उस समय के समाज सुधारकों और जो भी प्रमुख व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इनका बहिष्कार किया और इसके कारण आगे चल करके इनका गुमनामी में जीवन बीता। यानी 1900 के बाद पंडिता रमाबाई गुमनामी में लगभग चली गई। हालांकि इनका यह सदन कार्य करता रहा। वह माना गया है 1900 में इस जो रमाबाई मुक्ति सदन था, उसमें लगभग 2000 महिलाएं थी। आगे चल करके पंडिता रमाबाई के जो समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य थे, उसको देखते हुए भारत की ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि पंडिता रमाबाई को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया जाए और उन्हें 1919 में भारत सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि और स्वर्ण पदक से विभूषित किया और यह उस समय के किसी भी महिला के लिए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार था। आगे चलकर 1921 में जब उनकी पुत्री का लगभग 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वह पहले से ही टूटी हुई थी, पहले से ही गुमनामी का जीवन जी रही थी, तो इससे इस पीड़ा को वह ज्यादा झेल नहीं पाई और आगे चल करके इनका 5 अप्रैल 1922 को निधन हो गया। तो आज का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसमें शारदा सदन वगैरह के बारे में कई बार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, इसको स्किप नहीं कीजिए। कई सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में, यहां तक कि एसएससी वगैरह की परीक्षाओं में भी यहां से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं।
क्या प्रश्न पूछे गए हैं, यह हम आगे के किसी जो है कक्षा में आपको बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हम ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यह जो टॉपिक है वह आपके यूपीएससी में मेंस के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके ज्ञान का वर्धन करें, आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में हम एक मददगार साबित हो सके। तो आप रेस आईएएस एकेडमी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपको इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल रहा है और इससे हमें आगे कंपटीशन में काफी सारा लाभ होगा, तो आप जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह इस महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।